हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एथरॉड नेहा कश्यप माइनस WS1 FE पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम साइंस का चैप्टर 11 करने वाले हैं, तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए। चैप्टर का नाम है हमारे चारों ओर वायु। तो अध्याय 6 में हमने यह सीखा कि कभी जीवों को वायु की आवश्यकता होती है, लेकिन क्या आपने कभी वायु को देखा है? आपने कभी नहीं देखा होगा, लेकिन निश्चय ही वायु की उपस्थिति कई तरीक़ों से अनुभव की होगी। इसे आप तब तक अनुभव करते हैं जब पेड़ों की पत्तियां खड़खड़ाती हैं या कपड़े सुखाने वाले तार पर लटके कपड़े धीरे धीरे हिलते हैं। पंखे के चालू होने पर खुली पुस्तक के पृष्ठ आवाज़ करने लगते हैं। वायु के बहने के कारण ही अपनी पतंग का उड़ना आपकी पतंग का उड़ना संभव होता है। क्या आपको अध्याय 3 का क्रियाकलाप याद है, जिसमें आपने रेत और बुरादे को निष्पावन द्वारा अलग किया था? निष्पावन की प्रक्रिया बहती वायु में अधिक प्रभावी होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि तूफानों के समय वायु बहुत तेज गति से चलती है। कभी कभी तो यह पेड़ों को भी उखाड़ देती है तथा छतों के ऊपरी हिस्सों को भी उखाड़ कर ले जाती है। क्या आप कभी फिरकी से खेले हैं? चित्र जैसा कि 11.1 में आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार की फिरकियाँ, अलग अलग टाइप की फिरकी है। ये अलग है, ये उससे अलग है, ये उससे अलग है। तो अलग अलग टाइप की फिरकियाँ होती हैं। एक्टिविटी क्रियाकलाप 1 स्टार्ट करते रीड। आइए चित्र 11.2 में दिए गए निर्देशों के अनुसार हम अपनी एक फिरकी बनाते हैं। फिरकी मतलब ये जो ऊपर आपने देखी फिरकी, उसको बनाते हैं। फिरकी की डंडी को पकड़िए और उसे एक खुले क्षेत्र में भिन्न भिन्न दशाओं में रखिए। इसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं, आगे पीछे कीजिए। आपको यहाँ पे एक साधारण फिरकी बनाना सिखाएंगे, इसमें पढ़ लीजिए। आगे पीछे कीजिए, देखिए क्या होता है। क्या फिरकी घूमती है? फिरकी को कौन घुमाता है? क्या इसे वायु नहीं घुमा रही है? क्या आप वात सूचक को घूमते हुए देखा है? चित्र 11.3 में यह उस दिशा में रुक जाता है जिसमें कि उस स्थान पर वायु चल रही होती है, जिस स्थान पे वायु चल रही होती है। तो ये इसको जो आप ये नीचे खिलौना देख रहे हैं, ये वात सूचक होता है। और हम करेंगे 11.1, क्या वायु हमारे चारों ओर हर जगह उपस्थित है? तो हाँ, हर जगह उपस्थित होती है। अपनी मुट्ठी बंद करें, इसके अंदर क्या है? कुछ नहीं। इसका पता लगाने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप कीजिए। क्रियाकलाप 2, कांच की खुली बोतल लीजिए। क्या यह वास्तव में बिल्कुल खाली है? इसके अंदर कुछ है। अब इसे उल्टा कीजिए। क्या अब इसके अंदर कुछ है? तो नीचे स्क्रॉल करके पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी करने को दे रखी है, एक खाली बोतल का प्रयोग किस तरीके से करना है। तो अब बोतल के खुले मुख को पानी से भरी हुई बाल्टी में चित्र 11.4 के अनुसार डुबोइए। बोतल को ध्यान से देखिए। क्या पानी बोतल के अंदर प्रवेश करता है? अब बोतल को थोड़ा सा तिरछा कीजिए। क्या अब पानी बोतल में प्रवेश करता है? क्या आप बोतल में से कुछ बुलबुले बाहर देखते हैं? मतलब जो बोतल से बुलबुले निकलते हैं, छोटे छोटे बाउल्स, उनको देखते हैं या बुदबुदाहट सुनाई देती है? क्या अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि बोतल के अंदर क्या था? हाँ, आप सही हैं। यह वायु है जो कि बोतल में उपस्थित थी। बोतल पूरी तरह से किसी भी प्रकार खाली नहीं थी। वास्तव में इसे उलटने पर भी यही पूरी तरह से वायु से भरी हुई थी। इसीलिए आप देखते हैं कि जब बोतल उल्टी स्थिति में होती है, पानी बोतल में प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वायु के निकलने के लिए कोई जगह नहीं होती। जब बोतल को तिरछा करते हैं तो वायु बुलबुलों के रूप में बाहर आती है और वायु के निकलने से खाली हुए भाग में पानी भर जाता है। यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि वायु स्थान घेरती है, यह बोतल के पूरे स्थान में भर जाती है। यह हमारे चारों ओर, नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, और उपस्थित है। वायु का कोई रंग नहीं होता, जो हवा है उसका कोई रंग नहीं होता। हम इसके आर पार देख सकते हैं। यह पारदर्शी होती है। हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी है। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है तथा इसे वायुमंडल कहते हैं। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट से क्वेश्चन बन सकता है, वायुमंडल किसे कहते हैं? तो यहाँ पे पर्वतरोही अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं। वो क्यों ले जाते हैं, आइए वो जानते हैं।
पर्वत आरोही अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं। जैसे जैसे हम वायुमंडल में पृथ्वी के तल के ऊपर की ओर जाते हैं, वायु विरल होती जाती है। क्या आप अपना विचार कर सकते हैं कि पर्वतारोही ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते समय ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ क्यों ले जाते हैं? आइए 11.2 वायु किससे बनी है? तो स्टार्ट करते हैं। 18वीं शताब्दी तक लोग सोचते थे कि वायु केवल एक ही पदार्थ है। प्रयोगों से यह सिद्ध हो गया कि वास्तव में ऐसा नहीं है। वायु अनेक गैसों का एक मिश्रण है। यह मिश्रण किस प्रकार का है? आइए एक एक करके मिश्रण के मुख्य अवयवों के बारे में पता लगाते हैं। पहला तो हमारा ये जलवाष्प है, इसको पढ़ते हैं। क्या है? हमने पहले पढ़ा है कि वायु में जलवाष्प विद्यमान होती है। हमने यह भी देखा है कि जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थित जलवाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है तथा जल की बूंदें ठंडे पृष्ठ पर दिखाई देती है। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जलवाष्प का उपस्थित होना अनिवार्य है। नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कांच का गिलास है और मोमबत्ती है, एक टेबल रखी हुई है। यहाँ पे ये एक प्रयोग कर रहा है। मान लो वायु में ऑक्सीजन है कि नहीं। ऑक्सीजन पता करते हैं कि ऑक्सीजन क्या होता है। क्रियाकलाप 3 पढ़ेंगे पहले तो हम। अपने शिक्षक की उपस्थिति में एक समान लंबाई की 2 मोमबत्तियाँ मेज पर लगाइए और उन्हें जला लें। इनमें से एक मोमबत्ती पर कांच का एक गिलास उल्टा करके रख दें। दोनों मोमबत्तियों को ध्यान से देखें। क्या दोनों मोमबत्तियां लगातार जलती रहती हैं या बुझ जाती हैं? आप देखें कि जो मोमबत्ती गिलास से ढकी थी वह कुछ देर बाद बुझ जाती है, जबकि दूसरी मोमबत्ती जलती रहती है। इसका क्या कारण हो सकता है? कारण मीन्स इसका क्या रीज़न हो सकता है कि एक जलती एक बुझती है? तो ऐसा प्रतीत होता है कि गिलास से ढकी मोमबत्ती इसलिए बुझ जाती है क्योंकि वायु का वह घटक जो मोमबत्ती के जलने में सहायक है वह सीमित है और मोमबत्ती जलाने से कुछ देर बाद समाप्त हो जाता है, जबकि दूसरी मोमबत्ती को लगातार वायु मिलती रहती है। वायु का वह घटक जो जलने में सहायक है, मतलब मोमबत्ती को जलाने में सहायक होती है वायु, वह ऑक्सीजन कहलाता है। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स एक हमारा क्वेश्चन बन जाएगा कि ऑक्सीजन किसे कहते हैं। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की। तो मोमबत्ती के बुझने के बाद भी क्या आपने यह देखा कि वायु का एक बड़ा भाग अब भी गिलास में शेष है, मतलब गिलास में अब भी बचा हुआ है, रह जाता है। यह सूचित करता है कि वायु के कुछ अवयव जलने में सहायक नहीं होते। वायु का एक बड़ा भाग जो मोमबत्ती के जलने में उपयोग नहीं हुआ नाइट्रोजन कहलाता है। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन हो जाएगा, नाइट्रोजन किसे कहते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड एक बूंद कमरे में जब कोई पदार्थ जल रहा होता है तो शायद आपने घुटन महसूस की होगी। यह घुटन कमरे के कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा एकत्र होने के कारण हुई, जो लगातार किसी वस्तु के चलने के कारण बनती है। हमारे चारों ओर की वायु का एक छोटा अवयव कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यह सलाह दी जाती है कि फसलों के अवशेष का सूखी पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए क्योंकि इसमें वायु प्रदूषित हो जाती है, जो हवा है वो दूषित हो जाती है। धूल तथा धुआं, ईंधन तथा पदार्थों के जलने से धुआं भी उत्पन्न होता है। धुएं में कुछ गैसें एवं सूक्ष्म धूल कण होते हैं जो प्राय हानिकारक होते हैं। इस कारण आप कारखानों में लंबी चिमनियाँ देखते हैं। ये चिमनियाँ हानिकारक धुएं तथा गैसों को हमारी नाक से दूर ले जाती हैं, लेकिन अवकाश में उड़ते हुए पक्षियों के बिल्कुल नज़दीक ले जाती है। वायु में धूल के कण सदैव उपस्थित रहते हैं। क्रियाकलाप 4, आपने विद्यालय घर में धूप वाला एक कमरा खोजिए। मतलब विद्यालय में, स्कूल में एक धूप जिसमें बहुत सारी धूप आती है वो कमरा खोजिए। सारे दरवाजे तथा खिड़कियां बंद कर दें तथा पर्दे आदि डालकर कमरे में पूरा अंधेरा कर दें। जिस दिशा से सूर्य का प्रकाश आ रहा है उस और के दरवाजे या खिड़की को बिल्कुल थोड़ा सा खोलें जिससे सूर्य का प्रकाश एक पतली सी झिर्री के द्वारा कमरे के अंदर आ सके। अंदर आती हुई सूर्य की किरणों को सावधानीपूर्वक देखिए कि मतलब क्या क्या उसमें हो रहा है, उस चीज़ को नोट कीजिए। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, वायु में धूल के कण की उपस्थिति का सूर्य के प्रकाश में अवलोकन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। क्या आप यह देखते हैं कि सूर्य की किरणों में छोटे छोटे चमकीले कण तेजी से घूम रहे हैं?
ये कण क्या है? अत्यधिक सर्दियों में आपने पेड़ की पत्तियों से छनकर आते हुए सूर्य के प्रकाश किरण पुंज को देखा होगा, जिसमें धूल कण नृत्य करते प्रतीत होते हैं। यह दर्शाता है कि वायु में धूल के कण भी उपस्थित होते हैं। वायु में धूल के कण समय तथा स्थान के साथ बदलते रहते हैं। जब हम नाक से सांस लेते हैं तो वे वायु अंदर लेते हैं। धूल के कणों को श्वसन तंत्र में जाने से रोकने के लिए हमारी नाक में छोटे छोटे बाल तथा श्लेष्मा उपस्थित होते हैं। क्या आप उस पल को याद कर सकते हैं जब आपके अभिभावक ने आपको मुंह से सांस लेने के कारण डांटा हो? अगर आप मुंह से सांस लेंगे तो क्या होगा? आइए जानते हैं। तो जैसे भीड़ भरे चौराहे पर एक पुलिसकर्मी द्वारा मुखौटा पहनकर यातायात नियंत्रण। हानिकारक धूल के कण आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। इससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वायु में कुछ गैसें, जलवाष्प तथा धूल के कण विद्यमान होते हैं। वायु में मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड तथा इससे भी कम मात्रा में अन्य गैसों का मिश्रण होता है। तथापि वायु की संरचना में स्थानीय भिन्नता हो सकती है। हम देखते हैं कि वायु में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की मात्रा होती है, वो कितनी होती है वो जानते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अधिक होती है। अधिक मीन्स ज़्यादा होती है। तो वास्तव में ये दोनों गैसें मिलकर वायु का 99% भाग बनाती हैं। शेष 1% कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ अन्य गैसों एवं जलवाष्प होता है। 11.9 पानी, जैसे कि इसका आपको चित्र एक बार स्क्रॉल करके बता देते हैं। नाइट्रोजन इतना हिस्सा है, ऑक्सीजन का इतना हिस्सा है और कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प एवं दूसरी गैसें कुछ इतने % हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं। अभी पानी तथा मिट्टी में रहने वाले जीवों और पौधों को ऑक्सीजन कैसे मिल पाती है? जो मतलब मिट्टी में और पानी में रहते हैं उनको ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? क्रियाकलाप 5, किसी धातु या कांच के बर्तन में थोड़ा पानी लीजिए, इसको धीरे धीरे गर्म करें। पानी के उबालने से पहले सावधानी पूर्वक पात्र के अंदर की सतह को देखिए, जैसे जल में वायु विद्यमान है। जैसे जब हम किसी भी पतीले में पानी ले लेते हैं, उसको गर्म करते हैं, उसमें छोटे छोटे से बाउल्स बन जाते हैं। वो क्यों बनते हैं? क्या आप छोटे छोटे बुलबुले इससे चिपके हुए दिखते हैं? चित्र 11.10 में हमने देख ही लिया। ये बुलबुले पानी में घुली हुई वायु के कारण बनते हैं। जब आप पानी गर्म करते हैं तो घुली हुई वायु बुलबुलों के रूप में बाहर आती है। आप पानी को यदि गर्म करते हैं तो पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, अंततः उबलने लगता है। हमने अध्याय 5 तथा 6 में पढ़ा है कि जो जीव पानी में रहते हैं वे श्वसन के लिए पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जो जीव गहरी मिट्टी के अंदर रहते हैं उन्हें भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्या ऐसा नहीं है? वे सभी श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक वायु कहाँ से प्राप्त करते हैं? आप जानेंगे। क्रियाकलाप 6, एक बीकर या कांच के गिलास में सूखी मिट्टी का एक ढेला लीजिए, इसमें पानी डालिए, अवलोकन कीजिए कि क्या होता है। 11.11 में क्या आप मिट्टी से बुलबुले निकलते हुए देखते हैं? बुलबुले संकेत करते हैं कि मिट्टी में वायु है। जब मिट्टी के ढेले पर पानी डाला जाता है तो उसमें विद्यमान वायु उपस्थित हो जाती है, जो बुलबुलों के रूप में दिखाई देती है। मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जीव एवं पौधे की जड़ें श्वसन के लिए इसी वायु का उपयोग करते हैं। मिट्टी के जीव गहरी मिट्टी में बहुत सी मान तथा छिद्र बना लेते हैं। इन छिद्रों के द्वारा वायु को अंदर व बाहर जाने के लिए जगह उपलब्ध हो जाती है, लेकिन जब भारी वर्षा हो जाती है तो इन छिद्रों एवं मांदों में वायु की जगह पानी भर जाता है। इस स्थिति में जमीन के अंदर रहने वाले जीवों को सांस लेने के लिए जमीन पर आना पड़ता है। क्या यही कारण है कि केंचुआ केवल भारी वर्षा के समय ही जमीन से बाहर आते हैं? क्या आपने कभी यह सोचा कि सारे जीवों के द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग करने के बावजूद वायुमंडल की ऑक्सीजन समाप्त क्यों नहीं होती है? वायुमंडल में ऑक्सीजन को प्रतिस्थापित कौन करता है? 11.4 वायुमंडल में ऑक्सीजन कैसे प्रतिस्थापित होती है? तो अध्याय 7 में हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ चुके हैं। इस प्रक्रिया में पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा इसके साथ ही ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। पौधे श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, परंतु उपयोग की गई ऑक्सीजन की तुलना में वे अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। यह वास्तविकता कि जंतु पौधे के बिना जीवित नहीं रह सकते। पौधे में जंतुओं के द्वारा श्वसन तथा पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण से बना होता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि
पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, पौधे और जंतु दोनों। अब हम यह अनुभव करते हैं कि पृथ्वी पर जीवन के लिए वायु अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या वायु के कुछ अन्य उपयोग भी हैं? क्या आपने पवन चक्की के बारे में सुना है? 11.12 को देखिए, मतलब 11.12 का जो चित्र है उसको देखिए कि ये इस तरीके की पवन चक्की होती है। और इस तरीके की पवन चक्की का उपयोग स्टूडेंट्स किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो आइए उसके उपयोग जानते हैं। नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं। वायु पवन चक्की को घुमाती है। पवन चक्की का उपयोग ट्यूबवेल से पानी निकालने तथा आटा चक्की को चालने में होता है। पवन चक्की विद्युत भी उत्पन्न करती है। वायु नावों के खेने में, ग्लाइडर, पैराशूट तथा हवाई जहाज को चलाने में सहायता करती है। पक्षी, चमगादड़ तथा कीड़े वायु की उपस्थिति के कारण ही उड़ पाते हैं। वायु बहुत से पौधों के बीजों तथा फूलों के परागकणों को इधर उधर फैलने में सहायक होती है। जल चक्र में वायु का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आइए इसके कुछ प्रमुख शब्द देख लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके मीनिंग सभी को पता होने चाहिए स्टूडेंट्स। तो खासतौर पे वायुमंडल, कार्बन डाइऑक्साइड, वायु की संरचना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, धुआं, पवन चक्की। अब आते हैं नीचे सारांश में। ये सारांश पॉइंट तो हमें ज़रूर से ज़रूर रीड करने चाहिए क्योंकि ये पूरे चैप्टर का निचोड़ होता है। वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है। वायु को देख नहीं सकते परंतु इसे अनुभव कर सकते हैं। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। वायु जगह घेरती है। जल तथा मिट्टी में वायु उपस्थित होती है। वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प तथा कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है। इसमें कुछ धूलकण भी हो सकते हैं। ऑक्सीजन ज्वलन में सहायक है तथा श्वसन के लिए आवश्यक है। वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरते हुए उसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है। जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में वायु का उपयोग करते हैं। वायु से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए पौधों तथा जंतुओं एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो ये वीडियो हमारा स्टूडेंट्स यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो पहले आप इस चैप्टर को पहले क्लियर कीजिए ताकि तभी आप क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये वीडियो हमारा यहीं पे फिनिश होता है। आई होप वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो मोटिवेट होकर स्टडी जारी रखें। एंड एक लाइक, कमेंट, शेयर हमें भी कीजिए ताकि हम भी मोटिवेट होकर आप तक ऐसी न्यू वीडियो ला सकें।